हेलो फ्रेंड्स, एमआई की में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 6 की ओल्ड एनसीईआरटी की हिस्ट्री से चैप्टर 6 और इस किताब का नाम प्राचीन भारत। और इसमें हम देखेंगे चैप्टर 6। तो चैप्टर 6 का नाम है भारत 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक। तो इसमें देखेंगे भारत में 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक किन किन राजवंशों का शासन रहा और किस प्रकार की शासन व्यवस्था बनी और किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था अपनाई गई, सिक्कों का विकास कैसे हुआ और उस समय भारत की स्थिति क्या थी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मौर्य काल को इसके महान साम्राज्य के कारण स्मरण किया जाता है और मौर्य काल के बाद 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के युग में समूचे भारत उपमहाद्वीप में अनेक राज्यों का उदय हुआ। इनमें से कुछ राज्य छोटे थे परंतु कुछ राज्य काफ़ी बड़े थे। बड़े राज्यों में जैसे कुषाणों का राज्य जो मध्य एशिया तक फैला हुआ था, लेकिन इन राज्यों से भी अधिक जिस चीज़ ने इस काल में पूरे उपमहाद्वीप को एकता में बांधा वह थी वाणिज्यिक गतिविधियां और व्यापारियों का फैलाव। अर्थात व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान में वस्तु ले जाते थे, उसके साथ साथ भाषा और उनकी संस्कृति भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती रहती थी। इससे भारत एक सूत्र में बंधा रहा। लेकिन दक्कन, उस समय दक्कन की स्थिति क्या थी? तो प्राचीन काल में विंध्य पर्वतमाला और नर्मदा नदी के दक्षिण का प्रदेश दक्षिणापंथ के नाम से जाना जाता था। आज इसे हम दक्कन कहते हैं। मतलब जिसे हम दक्कन कहते हैं उस समय यह दक्षिणापंथ के नाम से जाना जाता था। ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी में भारतीय प्रायद्वीप में रहने वाले लोगों का जीवन सामान्य खेतियारों से बदलकर अधिक संपन्न हो गया था। यह बात दक्षिण भारत के समूचे दक्कन प्रदेश में पाए जाने वाले महापाषाणी सबकक्षों के अध्ययन से स्पष्ट होती है। महापाषाण का अर्थ है बड़ा पत्थर। सबकक्ष या कब्र के ऊपर पहचान के लिए खास तौर पर बड़े से पत्थर रखे जाते थे। इन शब्दों से उन लोगों के जीवन के बारे में हमें काफ़ी जानकारी मिली है। वे किसान थे तथा पशुपालक भी थे। वे लोहे के औजारों का इस्तेमाल करना जानते थे और घोड़े की सवारी भी करते थे और स्वर्ण तथा मणियों से बने आभूषण पहनते थे। महापाषाणी स्थलों की खुदाई से जानकारी मिली है कि वे लोग लौह कर्म से परिचित थे और काफ़ी उन्नत हो चुके थे और वे लोहे की कुदाल और हंसिया का इस्तेमाल करते थे और शायद वे चावल तथा बाजरे की खेती भी करते थे, क्योंकि घोड़े की हड्डियों के और घोड़े के साथ सामान की प्राप्त अवशेषों से पता चलता है कि वे इस पशु से भलीभांति परिचित थे। घोड़े के कारण ही वे प्रायद्वीप की लंबी दूरियां पार करने या यात्रा करने में सफल हो पाए। विभिन्न वस्तुओं का विनिमय संभव हुआ, जैसे सोने तथा कीमती पत्थरों की मणि और संभवतः लोहे की वस्तुएं भी। जब मौर्य ने प्रायद्वीप के कुछ भागों को जीत लिया था तब उस समय वहाँ एक विशिष्ट संस्कृति पहले से ही मौजूद थी। इनमें से अधिकांश राज्यों तथा क्षेत्रों को मौर्यों ने जीत लिया था, परंतु मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद क्षेत्र संभवतः नए स्वतंत्र हो गए और नए राजा प्रायः उन्हीं परिवारों के थे जिन्होंने मौर्यों की सेवाएं की थी या मौर्यों की जो सेवाएं की थी, अधिकारी के रूप में या सेवक के रूप में सेवाएं की थी, वही लोग समय के उनके मौर्यों के पतन के बाद वहाँ के राजा बन गए। अब देखते हैं सबसे पहले सातवाहन वंश। तो सातवाहन वंश इनमें से सबसे प्रसिद्ध था। सातवाहन वंशों का वंश परिवार जो आंध्र के नाम से भी जाना जाता था। इनका एक महान विजेता शासक था
सातकर्णी, जिसे पश्चिम का स्वामी कहा जाता था। कलिंग नरेश से उसका युद्ध हुआ था। उसने शायद ईसा पूर्व की पहली सदी में शासन किया। सातकर्णी के शासन के कुछ समय बाद शकों ने, जो सौराष्ट्र पर शासन कर रहे थे, सातवाहनों पर आक्रमण किया और उन्हें नासिक से खदेड़ दिया। परंतु सातवाहनों ने पुनः अपनी सेना का संगठन करके शकों पर हमला किया और अंत में पश्चिमी दक्कन पर कब्जा करने में वे सफल हुए। परंतु शकों ने सातवाहनों पर आक्रमण करने का अवसर कभी अपने हाथ से नहीं जाने दिया। यह सातवाहन वंश का मानचित्र। इसमें ये जो येलो कलर से एरिया दिख रहा है, ये सातवाहन वंशों का शासन रहा था उस समय। यहाँ ये चोल भी थे थोड़े कुछ छोटे एरिया में, लेकिन ये सातवाहन वंश काफ़ी बड़ा वंश था अपने काल में। शकों और सातवाहनों की शत्रुता गौतमीपुत्र के बेटे वशिष्ठिपुत्र के शासन काल तक बराबर चलती रही। अंत में वशिष्ठिपुत्र ने शक शासक की पुत्री से विवाह कर लिया और तब जाकर कुछ समय के लिए सातवाहनों और शकों के बीच शांति बनी रही। अब देखते हैं बौद्ध स्मारक। तो नगरों में व्यापारी और कारीगरों की श्रेणियों के नेता मालामाल हो गए थे और उनके पास अन्य कार्यों में खर्च निकालने के लिए अतिरिक्त धन था। उनमें से अधिकतर बौद्ध या जैन थे, इसलिए उन्होंने बौद्ध विहारों को धन दान में दिया। चैत्य मंडपों और स्तूपों की सजावट में उस धन को लगाया। बौद्ध इन चैत्य मंडपों में पूजा करते थे। स्तूप अर्धगोलाकार बड़े स्मारक होते थे और इनके भीतर बौद्ध या बौद्ध भिक्षुओं के अस्थि अवशेष रखे जाते थे, इसलिए बौद्ध इन स्तूपों को पवित्र मानते थे। सांची के स्तूप की वेदिका और द्वार इसी प्रकार के दान से बने हैं। वेदिका और द्वार इसी प्रकार के दान से बने हुए बौद्ध स्तूप हैं। बहुत से बौद्ध विहार बड़े नगरों में के निकट पाए गए थे या बनाए गए थे, जैसे तक्षशिला पेशावर के पास और वाराणसी के पास, जैसे सांची का स्तूप है वो वाराणसी के पास है। देखिए धर्म, तो बौद्ध धर्म बहुत लोकप्रिय था। बिहारों में शास्त्रार्थ तथा वाद विवाद होते थे और जनता को बौद्ध धर्म की शिक्षा देने के लिए भिक्षुओं को बाहर भेजा जाता था। और अश्वघोष तथा नागार्जुन ने बौद्ध धर्म के प्रचार में बड़ा योगदान दिया। अब नाय देवताओं की पूजा करने लगे थे ये लोग दक्षिण के। शिव और विष्णु की उपासनाओं को समर्थन मिलने लगा था। यज्ञ कम होने लगे थे और इसके बदले लोग सोचने लगे थे कि उनके अनुष्ठानों और विधि संस्कारों के बिना भी अपने अपने ईश्वर की शांतिपूर्वक आराधना की जा सकती है। इसी काल में ही गीता के उपदेशों को भी बहुत महत्व प्राप्त हुआ। अब देखते हैं दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत में 3 बहुत महत्वपूर्ण राजवंश हुए, जिसमें सबसे पहले चोल, पांड और चेर। तो सातवाहन राज्य के दक्षिण में, जैसा कि आप मैप में देखा था, तो दक्षिण में 3 राज्यों का उदय हुआ। यह राज्य थे चोल, इनका केंद्र था चेन्नई दक्षिण में तंजौर क्षेत्र में। पांड, जिनका केंद्र था मदुरई में। और केरल या चेर, जिन्हें केरल या चेर के नाम से जाना जाता था, उनका केंद्र मालाबार का तटीय क्षेत्र, जो आज केरल का भाग है, वहाँ था। दक्षिण पूर्व क्षेत्र तमिलों की तमिल भूमि कहलाया, क्योंकि वहाँ की बोली तमिल थी। दक्षिण भारत के इन 3 राज्यों द्वारा हमारा ज्ञान संगम साहित्य के स्रोतों पर आधारित है। देखते हैं चोल, पांड और चेर वंश का मानचित्र। तो ये है चोल, ये है पांड
इनकी सीमा एक दूसरे से लगती थी। ये है चेर। इनमें अक्सर तीनों में युद्ध होता रहता था। इनके बारे में संगम साहित्य की कई कविताओं में वर्णन किया गया है और तथा हम आगे भी देखेंगे। तो देखते हैं सब संगम साहित्य। उल्लेख मिलते हैं कि कई सदियों पहले 3 कवि परिषदों का आयोजन हुआ था। तीसरी कवि परिषद मदुरई में हुई थी। दक्षिण की इन परिषदों में कवि भाट और चारण एकत्र हुए और उन्होंने कविताएं रची। यही कविताएं संगम साहित्य कहलाई या कहलाती हैं। चोल, पांड और चेर अक्सर एक दूसरे से लड़ते थे या लड़ते रहते थे। संगम साहित्य की अनेक कविताओं में इन वंशों के युद्धों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। चोलों के इन युद्धों से संतुष्ट नहीं हुआ तो उन्होंने एक जहाजी बेड़ा तैयार किया और उससे श्रीलंका पर आक्रमण किया। कुछ साल तक उत्तरी श्रीलंका पर उनका कब्जा रहा, परंतु बाद में श्रीलंका के राजा ने उन्हें भगा दिया। केरल के राजाओं ने नेडू चेर लादन को एक महान वीर समझा जाता है, महान वीर भी समझा जाता है। कहा जाता है कि उसने कई राज्य जीते थे और मालाबार तट के पास रोम के जहाजी बेड़ों को भी पकड़ लिया था। अब देखते हैं जनजीवन। उस समय जनजीवन कैसा था। तो दक्षिण भारत के अधिकांश लोग गांव में रहते थे। पहाड़ी इलाकों में जहां खेती करना कठिन था, लोग पशु पालते थे। ज़्यादातर व्यापारी और शिल्पी नगरों में रहते थे। ऐसे कुछ नगर समुद्र पर थे जहां से व्यापार सुगम था। नगरों या गांवों में सभी जगह जीवन साधारण था। दिन भर के काम के बाद लोग मन बहलाव के लिए विभिन्न खेल खेलते थे। युवा भी खेल खेलते थे, जैसे नृत्य, संगीत और काव्य पाठ सबसे ज़्यादा लोकप्रिय थे। विभिन्न प्रकार के संगीत वाद्यों का उपयोग होता था, जैसे बांसुरी, तंतुवाद्य, मृदंग। दिन और रात के विभिन्न प्रहरों के लिए अलग अलग किस्म के विशेष संगीत का आयोजन किया जाता था। अब देखते हैं रोमन व्यापार। तो रोमन व्यापार से कैसे व्यापार होता था और किस प्रकार की चीज़ें वो ले जाते थे और कैसे ये पूरा प्रकरण होता था, तो देखते हैं। रोमन जहाज व्यापार की तलाश में मालाबार तट और तमिलनाडु के पूर्वी तट पर पहुंचते थे। उस समय रोम के साम्राज्य का भूमध्य सागर के सभी देशों पर अधिकार था और रोम के बाजारों में भारत में बनी विलासिता की वस्तुओं की बड़ी मांग थी। जैसे रोमन लोग भारत से मसाले, कपड़े, कीमती पत्थर और बंदर तथा मोर जैसे पशु पक्षी मंगवाते थे। उन्हें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती थी उन्हें वह जहाज़ों में भर लेते थे और सोने में कीमत चुकाकर रोम वापस चले जाते थे। रोम के सोने ने दक्षिण भारत को बहुत ही धनवान बना दिया था। देखते हैं धर्म। उत्तर के धार्मिक विचार जैसे देवताओं की पूजा और बौद्ध तथा जैन धर्मों के सिद्धांत दक्षिण के लोगों को ज्ञात थे। कुछ लोग इन धर्मों के अनुयायी बन गए, परंतु अब भी दक्षिण भारत के अधिकांश लोग पुराने देवी देवताओं की पूजा करते थे। वीर गति को प्राप्त हुए योद्धाओं के लिए लोगों के मन में अपार श्रद्धा थी और उनकी भी लोगों के द्वारा पूजा की जाती थी। यानी जो लोग शहीद हो जाते थे उनकी लोग अक्सर पूजा भी किया करते थे। समुद्र तटवासी लोग समुद्र देवता की आराधना करते थे। मुरुगन, जो उत्तर में कार्तिकेय या स्कंद के नाम से प्रसिद्ध हैं, तमिल लोगों का सबसे प्रसिद्ध देवता था। उसे पर्वतवासी देवता का समझा जाता था और वह युद्ध और स्वर्ग का देवता था। उसे पूजा पाठ के साथ बलि दी जाती थी। यह बृहदेश्वर मंदिर और मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर पांड्य वंश द्वारा बनवाया गया था और बृहदेश्वर मंदिर को चोल राजाओं द्वारा बनवाया गया था। मीनाक्षी मंदिर मुरुगन और कार्तिकेय भगवान को समर्पित है, जो कि उनका प्रमुख देवता था। ये मंदिर श्री गणेश को समर्पित है, जो बृहदेश्वर मंदिर है वो। देखते ईसाई धर्म। उस समय
आख्यान है कि ईसा की पहली सदी में पश्चिम एशिया में एक नए धर्म का उदय हुआ और वह भारत में पहुंचा। ऐसा ईसाई धर्म जिसकी स्थापना ईसा मसीह ने की थी। इसके पहले धर्म पर यहूदी धर्म पर लोगों का जीवन आधारित था। ये यहूदी है, वो किसे लिखा, यहूदी धर्म में मूर्ति पूजा को महत्व दिया जाता था। ईश्वर का केवल मसीहा नहीं बनता, ईश्वर पुत्र समझा, ईसा मसीह को ईश्वर नहीं बल्कि ईश्वर का पुत्र समझा गया। आरंभिक ईसाई लेखकों ने ईसा के जन्म के समय से वर्षों की एक स्वतंत्र की गिनती करने की एक नई प्रथा चलाई। इस प्रकार जो घटनाएं ईसा के जन्म से पहले हुई थी उन्हें ईसा पूर्व की तारीख से व्यक्त किया गया और जो ईसा के जन्म के बाद घटित हुई उन्हें ईसवी से गिना गया। घटनाओं का समय बताने की विधि आज भी लगभग सारे संसार में प्रचलित है। मतलब यही विधि प्रचलित है जो ईसा के जन्म के बाद और पहले की तारीख के हिसाब से हम इतिहास को लिखा जाता है। अब देखते हैं उत्तर भारत। उस समय उत्तर भारत की स्थिति क्या थी। इस दौरान 200 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी के बीच सुदूर उत्तर में विदेशियों के अनेक व्यक्ति भारत में बस गए और उन्होंने अपनी विशिष्ट जीवन पद्धति के जरिए भारतीय संस्कृति को समृद्ध बनाया। यह लोग यूनानी, हिंदी यवन भी कहा जाता है, पार्थिव, शक और कुषाण यूनानियों के अलावा बाकी सब मध्य एशिया से आए थे। अब देखिए हिंद यवन। सिकंदर की यूनानी सेनापतियों ने ईरान और अफगानिस्तान में अपना अपना शासन स्थापित किया था। इन राजाओं के उत्तराधिकारियों ने अपनी नज़र उत्तरी भारत की ओर की। उत्तर भारत धनी था और ईरान तथा पश्चिम एशिया के साथ उसका भारी व्यापार चलता था। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद यूनानी राजाओं के लिए पंजाब के कुछ भागों और काबुल की घाटी को जीत लेना कठिन नहीं था। यह प्रदेश कंधार प्रांत के नाम से जाना जाता था। यूनानियों, जिन्हें हिंद यवन के नाम से भी जाना जाता था, यह जाना जाता है, इस गांधार प्रांत पर शासन किया। उन्होंने अनेक प्रकार के सिक्के चलाए। इन सिक्कों से इस युग का इतिहास रचना संभव हुआ। हिंद यवन पंच का मानचित्र। हिंद यवन यहाँ ये उत्तर में बसे थे। कपिसा, अरोत्सिया, पंचनंदा इनके प्रदेश थे। ये 100 ईसा पूर्व में आकर बसे थे, या इन्हें शासन किया था। शक लोग पश्चिम भारत में आए और उन्होंने सिंध, सौराष्ट्र को रौंद डाला। अंत में काठियावाड़ और मालवा में बस गए। सातवाहनों से उनके अक्सर युद्ध होते थे। सबसे प्रसिद्ध राजा रुद्रदमन ने सातवाहन शक्ति को नर्मदा के उत्तर फैलने नहीं दिया। चाहने पर भी स्वयं शक भी उत्तर की ओर आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि कुषाणों ने उन्हें रोक रखा था। कुषाण जिनका मूल निवास स्थान चीनी तुर्कमेनिस्तान में था, ईसा की पहली शताब्दी में अफगानिस्तान में पहुंचे और हिंद यवनों, पार्थिवों और शकों को खदेड़कर खुद तक्षशिला और पेशावर में जम गए। बाद में उन्होंने समूचे पंजाब के मैदान पर अधिकार कर लिया और धीरे धीरे गंगा के मैदान के पश्चिमी भाग पर भी कब्जा कर लिया। यह कब्जा जमा लिया। मथुरा उनके राज्य के दक्षिण भाग का एक प्रमुख केंद्र था। राज्यों को प्रांतों में विभक्त किया गया था और छत्रप या गवर्नर इनका शासन संभालते थे। कुषाण राजा कनिष्क ने उत्तर भारत में अपने राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए बड़े प्रयत्न किए। मथुरा के संग्रहालय में कनिष्क की आदम कद की खंडित मूर्ति है। इसमें वह गठीले बदन का व्यक्ति नजर आता है।
और वह बुद्ध धर्म का समर्थक माना गया जाता है। उसी के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। यह शक तथा कुषाण वंश का मानचित्र है। ये शक यहाँ उत्तर में आकर फंसे और ये कुषाण वंश का शासन बहुत बड़े क्षेत्र पर था। ये तुर्कमेनिस्तान से होकर अफगानिस्तान और उत्तर भारत तक फैला हुआ था। उत्तर भारत पाटलिपुत्र और पेशावर पाकिस्तान में है जो वहाँ तक फैला हुआ था, और ईरान में भी इनका शासन था। विचारों का आदान प्रदान। विदेशियों के आने से भारतीय संस्कृति में अमूल परिवर्तन हुए। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय जीवन के विभिन्न पक्षों में धर्म, कला तथा विज्ञान से संबंधित नए विचारों का प्रवेश हुआ और कई नए प्रवचन भी हुए। भारत ईरान तथा पश्चिम एशिया के अधिक निकट संपर्क में आया। व्यापार के कारण उत्तरी भारत और मलेशिया के सीमांत प्रदेशों के साथ संबंध स्थापित हुए। भारतीय वस्तुएं भूमध्य सागर के नगरों तथा बंदरगाहों में पहुंचने लगीं। भारत और सिकंदरिया के बीच लंबी दूरी होने के बावजूद सिकंदरिया के बंदरगाह के साथ भारत के व्यापार में वृद्धि हुई। अब देखते हैं कला और धर्म। तो कला, पश्चिम एशिया के साथ संपर्क बढ़ने के कारण उत्तर भारत के नगरों में यूनानी मूर्तिकला का प्रवेश मिला। इनमें यूनानी तथा रोमन देवता की और भूमध्य सागर के लोगों की मूर्तियां थीं। गांधार प्रदेश की भारतीय कलाकारों की मूर्तिकला की इस नई शैली में दिलचस्पी बढ़ी और इससे प्रभावित होकर उनकी बनाई हुई बुद्ध की मूर्तियां और बुद्ध के जीवन से संबंधित दृश्य पटल निम्रानी शैली में इन शैली से मेल खाते थे। एक भिन्न शैली गांधार कला के नाम से जानी जाती थी। मथुरा में दूसरे मूर्तिकार थे जिन्होंने एक सहेली अपनी अलग शैली का विकास किया, परंतु उन्होंने यूनानियों की नकल नहीं की। उन्होंने भी बुद्ध की मूर्तियां बनाई। इसे मथुरा शैली कहा गया। ये थोड़ा लिखने में मिस्टेक हुई है। मथुरा शैली कला कहते हैं। अब देखते हैं धर्म। उत्तर भारत में किस प्रकार का धर्म था। तो यह मूर्ति केवल बुद्ध की ही नहीं बल्कि उन अनेक बोधिसत्व की भी थी जिनका बुद्ध लोग सत्कार करते थे। बोधिसत्व त्यागी पुरुष को कहा जाता था। यह कहा जाता जो उस धरती पर बुद्ध के पहले पैदा हुए थे। जातक ग्रंथों में बोधिसत्वों के बारे में अनेक कथाएं हैं। इस समय तक बौद्ध धर्म में काफी परिवर्तन हो गया था। अब यह वह सरल धर्म नहीं रह गया था जिसका बुद्ध ने उपदेश दिया था। अब यह दो संप्रदायों में बढ़ गया था, महायान और हीनयान। महायान संप्रदाय में अनेक प्रकार की अनुष्ठानों का प्रचलन था और बोधिसत्व की पूजा की जाती थी। महायान भिक्षु शक्तिशाली बन गए, परंतु भारत में अब भी कुछ ऐसे लोग थे जो इस तरह के बौद्ध धर्म को नहीं मानते थे। वही हीनयानी कहलाए। महायानी बौद्धों ने धर्मदूतों की मंडलियां चीन भेजी। यह धर्म प्रचारक भारतीय व्यापारियों के साथ यात्रा करके चीन पहुंचे। इस तरह जल्दी ही पश्चिम एशिया के साथ भारत के संपर्क का एक और परिणाम निकला। भारतीय ज्योतिषों ने नए यूनानी ज्योतिष का तुलनात्मक अध्ययन किया। इसके फलस्वरूप भारतीय ज्योतिष ने प्रगति की। तो यह आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।